उम्मीद है बेटा आप लोगों की रिवीजन में आप लोगों ने जान लगा रखी होगी। बेटा अपनी रिवीजन करते वक्त कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स में आपको नहीं छोड़ने चाहिए। तो अगर आपने वो कर रखे हैं तो इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स से मैच कर लो, और अगर आप वो छोड़ चुके हो तो बेटा उसको कर लो, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार लगातार सीबीएसई अपने फिजिक्स एग्जामिनेशन में पूछे जा रहा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स। तो वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम है वरुण और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले YouTube का एल्गोरिथम मुझे ये बता रहा है बेटा कि आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारी वीडियोस को देख रहे हो, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज फ्री फॉर यू, बट हम लोगों को इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो बेटा अगर आप इस बार की मार्किंग स्कीम देखो तो आप ये पाओगे कि सीबीएसई ने थ्योरी जो है वो 22 नंबर की, लगभग 22 नंबर की थ्योरी पूछी है और 32 नंबर के न्यूमेरिकल्स दिए हैं। इसके साथ साथ डेरिवेशन लगभग 16 नंबर की है और 2025 के जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में है उसमें एग्जैक्टली यही वेटेज रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च करा था, उन्होंने उस सैंपल पेपर को कुछ ऐसे बैलेंस करा था। तो जाहिर सी बात है इस बार जो मेन एग्जामिनेशन होगी उसमें भी ये नंबर्स ऑलमोस्ट ऐसे रहेंगे, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो थ्योरी की वेटेज 22 मार्क्स की है बेटा, तो ये काफी अच्छी परसेंटेज है। इसीलिए ये टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए जो मैं बता रहा हूं। नोट करना स्टार्ट करो। अगर तुमने सारे टॉपिक्स कर रखे हैं तो कमेंट करना कि सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। आइए देखते हैं। तो बेटा पहला चैप्टर आ जाओ इलेक्ट्रिकल चार्जेस में से। बेटा इसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत थ्योरी के टॉपिक्स बनते हैं। बेटा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ये आपको पता होना चाहिए, फाई बहुत इंपॉर्टेंट है। E a cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है, यहां से बहुत थ्योरी के सवाल बनते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन सारा का सारा, इसकी यूनिट्स सब पता होना चाहिए। फिर आता है बेटा गॉस लॉ। सीबीएसई डायरेक्ट पूछ लेता है कि गॉस लॉ कहता क्या है। आप बच्चा सारी एप्लीकेशन करके जाता है लेकिन वो यही भूल जाता है कि गॉस लॉ कहता क्या है। तो बेटा गॉस लॉ जरूर करना। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा कि क्या पूछ रहा है। तो बेटा यहां से ये चीज बार बार आ रही है। अगर तुमने ये तीनों चीजें कर ली हैं तो लिखो डन 100%। आगे आ जाते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस से सवाल आते हैं थ्योरी के, न्यूमेरिकल भी यहां से बनते हैं लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस से बिल्कुल सवाल आते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होती है, ये प्रूव कर दो, ये बता दो। या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये आपसे सीबीएसई बोर्ड पूछता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, बहुत बार ये सवाल आता है। 4-5 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छे से याद कर लो। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, गिव इट्स बेनिफिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। डाइलेक्ट्रिक के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, मैथमेटिकली आपको ये समझाना पड़ेगा। पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर के बीच क्या होता है, ऐसे सवाल यहाँ से बन के आते हैं। तो ये चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स हैं। आ जाइए बेटा चैप्टर 3 में किरचॉफ लॉ, केसीएल एंड केवीएल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा, केसीएल केवीएल में से आपसे पूछता है कि इन लॉ में से कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे को बताता है और कौन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। तो ये इसको देखिएगा, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा, यहां से बहुत सवाल बनते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बार बार थ्योरी में ये बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, बार बार। ठीक है ना बेटा, तो इस अगर ये हो रखा है तो कमेंट करो चैप्टर 3 कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4। यहां से बेटा बहुत बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा चैप्टर है एक तरीके से, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा 1 एम्पियर को डिफाइन करने को कहता है। अब हम इसको डिफाइन क्लास 10th के तरीके से नहीं करते। इसको सब अगर आपको समझना है तो आपको फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स
का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन, 10वीं की डेफिनेशन मत लिखिएगा। उसके बाद बेटा प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, और इससे कैसे आप एमीटर और वोल्टमीटर बनाते हो ये भी बार बार बोर्ड्स पूछता है। फिर बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ, यहां से भी भर भर के थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि डायरेक्ट ये लॉ बताइए, या कोई ना कोई एप्लीकेशन में एंटर कर जाएगा बोर्ड और वहां से कोई ना कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना लेगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। आगे आते हैं बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें तो बस प्रॉपर्टीज से बार बार भर भर के सवाल होता है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। थ्योरी में आपसे इसकी प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, इसके एग्जाम्पल पूछ लेगा, सस्पेक्टेबिलिटी का ग्राफ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है यहां से। ठीक है, तो ज्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम में जाओ, मेरे फ्री हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें 3 पेज में ये सारा बता रखा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बेटा, विच इज ईएमआई। फैराडे लॉ और लेंज लॉ बिल्कुल पूछेगा स्टेटमेंट में, इसको याद रखना अच्छे से। और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसको समझा दीजिए विद प्रॉपर डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा करके जाना। ठीक है, अगर हो चुका है तो ग्रेट, नहीं हुआ तो इसको छोड़ने का रिस्क मत लेना। नेक्स्ट आते हैं बेटा आप चैप्टर नंबर 7 विच इज अल्टरनेटिंग करंट। बेटा ट्रांसफॉर्मर 5 नंबर में कितनी बार आ चुका है, तो इसका डायग्राम, प्रिंसिपल, वर्किंग, फॉल्ट्स और रेमेडीज, ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या हैं, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, सेल्फ इंडक्शन मत लिख के आना। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। और पावर फैक्टर को बता दीजिए, cos फाई होता है ना, cos फाई होता है पावर फैक्टर, तो आपको cos फाई पता होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रायंगल भी आता है R/Z, जहां से हमारे फॉर्मूला मिलता है। तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए, Z क्या है, R क्या है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और प्रॉपर्टीज आपसे पूछता है। देखो क्या क्या पूछेगा, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उनकी प्रॉपर्टीज, सोर्स, डिटेक्ट कैसे करते हो, और यूजेस किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। जैसे कोई सी भी एक्सरे के बारे में, तो एक्सरे की प्रॉपर्टीज समझा दो, सोर्स बता दो कैसे बनती है, डिटेक्ट कैसे करते हो, और यूजेस बता दो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास DC पांडे की किताब है वॉल्यूम 2, तो उन्होंने इस चैप्टर में 3-4 पेजेस में खत्म कर दिया है। अगर आपको, क्योंकि टाइम कम है, वो किताब नहीं मिल रही है, तो आप मेरे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम पे जाओ, उसको डाउनलोड करो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया। आइए, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बुक खत्म होती है। आते हैं सेकंड बुक चैप्टर नंबर 9। बेटा चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स है। 14 नंबर का ऑप्टिक्स आने वाला है, 10 नंबर की वेटेज है रे ऑप्टिक्स की, जिसमें से डेरिवेशन बिल्कुल आने वाली हैं, बट थ्योरी के सवाल भी बनते हैं, जैसे TIR क्या है और इसकी एप्लीकेशन बता दीजिए। एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं आप, जो आपके पास केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करती है। TIR की एप्लीकेशन इसमें जाती है। बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। आपके पास 4 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से है, 2, बाकी उसके टाइप हैं। एक है आपके पास माइक्रोस्कोप और दूसरा आपके पास है बेटा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी कंपाउंड और सिंपल, और टेलीस्कोप में आपके पास है रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप। ठीक है ना, तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए, यहां से सवाल बनते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और TIR इन प्रिज्म, यहां से भी बहुत सवाल बनते हैं। तो ये थ्योरी के टॉपिक्स, ये तो मैंने आपको डेरिवेशन में भी बताए हैं कि कौन कौन सी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखी है वो डेरिवेशन की वीडियो चेक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इन टॉपिक्स को छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा। फिर आते हैं बेटा आपके वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स 4 नंबर की वेटेज रखता है। हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, हो सकता है CBSE आपसे ये पूछ ले कि यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ये बता दीजिए कि एक वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है। तो बहुत इजी सा है, आपको प्रिंसिपल समझाना है। और यहाँ से इंटेंसिटी और डिफ्रैक्शन, मतलब इंटेंसिटी के ग्राफ पूछे जाते हैं, YDSC और डिफ्रैक्शन की। थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, इंटेंसिटी के ग्राफ पूछे जाते हैं YDSC और डिफ्रैक्शन के। इंटेंसिटी के अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इंटेंसिटी का ग्राफ बिल्कुल सेम रहता है, और डिफ्रैक्शन का ग्राफ देखेंगे तो ये डाइंग होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो इसके बारे में यहाँ से सवाल बन जाते हैं, याद रखिएगा। इसकी डेरिवेशन पे ध्यान मत दीजिएगा, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप मत करिएगा।
ठीक है, फॉर्मूला है बट डेरिवेशन नहीं है। आगे आइए, चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर। कल ही मैंने ताज़ा डुअल नेचर करवाया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा लाइव जाके देखो, बड़े एनिमेशन से मैंने उसे समझाया था। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन का, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखिएगा। करंट इंटेंसिटी से कंट्रोल होता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी से। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वीडियो देखनी पड़ेगी तब समझ आएगा। बाकी वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई थी, इसको समझाने में आइंस्टीन जी की क्या इक्वेशन थी, और डी ब्रॉय वेवलेंथ आपसे पूछेगा, बहुत फेमस फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले बनते हैं, एक मोमेंटम के टर्म्स में और एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, आपको दोनों पता होने चाहिए, यहाँ से सवाल बहुत बन के आता है। आ जाइए एटम्स पे। एटम्स में बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सीबीएसई बार 2-3 साल में सवाल पूछ ही लेता है, तो इस बार बहुत हाई चांस है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के आने के। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, और क्या होता है ये विद डायग्राम, एक डायग्राम बनता है इसका, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा गया था उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन थी, रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो इसी के बेस पे था, तो क्या एक्सप्लेनेशन थी ये आपको बताना है। और बोहर मॉडल की लिमिटेशंस बतानी है कि बोहर मॉडल भी, देखो फेल तो सारे हो गए थे ना, तो बोहर मॉडल भी क्या चीज़ नहीं बता पाया था, आपको ये चीज़ समझानी है बेटा। तो यहाँ से थ्योरी के टॉपिक्स बहुत बनते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियाई में से, बेटा मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ ये से थ्योरी बहुत बनती है, आपको समझाना पड़ेगा क्या होते हैं मास और बाइंडिंग इफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक्सप्लेन हाउ न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर ऑल न्यूक्लियाई आर ऑलमोस्ट सेम, कैसे न्यूक्लियर डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई की लगभग बराबर ही है, मतलब ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। सीबीएसई ऐसे भी पूछ सकता है कि भैया प्रूफ कर दो ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, या पूछ सकता है कि सबकी बराबर क्यों है, इसको आपको समझाना है। बहुत बेसिक सी एक डेरिवेशन है जो इस यहाँ से आती है, बट थ्योरी में भी आता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। आते हैं लास्ट चैप्टर विच इज सेमीकंडक्टर, 7 नंबर का चैप्टर आना है बेटा। डिफरेंस पूछा जा सकता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ये तो भाई बहुत कॉमन चीज है। इसमें डोपिंग क्या होता है समझा दीजिए, ये सीबीएसई आपसे पूछ सकता है। और कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है पीएन जंक्शन को फॉर्म करने के, 2 प्रोसेस है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, समझाना आना चाहिए। जो जिस वेटेज का सवाल आता है उसी वेटेज के आधार पे उतना ही आप एक्सप्लेन करें। फिर रेक्टिफायर, हाफ और फुल वेव एक्सप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए। थ्योरी का यहाँ से भर के आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो था बेटा आपके लिए वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा। और अगर आपने ये सारे कर लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना 100% डन, ठीक है। अब आ जाते हैं एक प्रो टिप पे। देखिए आप में से जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि हम इतना रिवाइज नहीं कर सकते, सर सेलेक्टिव बता दो या कुछ और बता दो जिससे हम सिर्फ पास हो जाएं, तो बेटा मैं आज भी वही बात बार बार कह रहा हूं जो मैं हर वीडियो में कहता हूं। प्रो टिप आपके लिए यही है, आपको करने हैं बेटा सैंपल पेपर्स, आपको करने हैं सैंपल पेपर्स। आप सैंपल पेपर्स लगाइए, ये आखिरी के दिन बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने सैंपल पेपर्स आप लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और कौन से लगाने हैं, सॉल्व्ड लगाने हैं, सॉल्व्ड। सॉल्व करने मत बैठ जाना खुद से, आपको सॉल्व्ड लगाने हैं। कहाँ मिलेंगे सैंपल पेपर, ये मिल जाएंगे बेटा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल। इस टेलीग्राम चैनल पे आओ, ज्वाइन करो, आपको फ्री में सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो दिस इज द प्रो टिप फॉर यू। कुछ भी नहीं आता तो सैंपल पेपर्स उठाओ, और इसके साथ साथ अच्छा रहेगा आप 3 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। ऑनलाइन मिल जाएंगे, ये तो ऑनलाइन सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। सो ये आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है खत्म। आई होप आपने मैक्सिमम चैप्टर्स कर लिए होंगे। अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है, जितने हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। इससे आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हर बार की तरह टेंशन नहीं लेनी, खड़ा हूं तुम्हारे साथ, दोनों मिलके पास होंगे। बाय।